नायते यद् विद्या तर्पणायते। 5 स्वर करिए, 9 बार नमोकार मंत्र। वंदना सभी को। सॉरी, जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। कल का जस्ट थोड़ा सा रिवीजन करने का अपने को। शीतल दीदी आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए, आप कल थी ना? थोड़ा सा भैया जी ने कल जो पढ़ाया था ना, जस्ट थोड़ा ब्रीफ करिए तो सभी को एक बार मालूम पड़ेगा। अपन क्रॉस चेक करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर आगे जाएंगे। कल कहाँ से पढ़ाया था भैया जी ने? कल भैया जी ने भारत क्षेत्र में जो 170 कर्म भूमि के भेद हुए ना, तो कर्मभूमि उसके भेद 170 होते हैं ना, वो बताया था। तो वो कैसे होते हैं? तो जम्बू द्वीप में भारत क्षेत्र में एक है तो कर्मभूमि भी एक ही होगी, एरावत भी एक है तो कर्मभूमि भी एक ही होगी। लेकिन जो विदय क्षेत्र है ना, वो इतना बड़ा है कि उसमें 32 मतलब वो 32 गुना बड़ा है। मतलब उसमें 32 भारत क्षेत्र आ सकते हैं। तो 32 भारत क्षेत्र आ सकते हैं तो कर्मभूमि भी 32 होगी। तो वहाँ विदय क्षेत्र के भेद करने पर 32 कर्मभूमियां बनेगी। तो एक भारत क्षेत्र की, एक एरावत क्षेत्र की और 32 बन जाएगी विदय क्षेत्र की। तो ऐसे कितनी कर्मभूमियां हो जाएगी? 34 कर्मभूमि हो जाएगी। जम्बू द्वीप में 34 कर्मभूमि होगी। उसके बाद आएगा घाटी की खंड द्वीप में भेद करेंगे तो उसमें 2 तो भारत में तो 2 ही रहेंगी, 2 एरावत में रहेंगी। लेकिन विदय क्षेत्र में उसकी दुगनी हो जाएगी, 32 की दुगनी हो जाएगी 64। तो वहां पास टोटल कितनी कर्मभूमि हो जाएगी? 68 कर्मभूमियां हो जाएगी। फिर पुष्करवर द्वीप में भेद करने पर 2 भारत की रहेगी, 2 एरावत की रहेगी और वहां भी जस्ट डबल 68 कर्मभूमियां हो जाएगी। 64 होगी तो टोटल 68 कर्मभूमियां हो जाएगी। तो जम्बू द्वीप की 34, घाटी खंड की 68 और पुष्करवर द्वीप की 68, इस प्रकार 170 कर्मभूमियां हो जाएंगी। और भैया जी ने बताया था कर्मभूमि 170 कर्मभूमि होती है ना, तो 170 अधिक से अधिक तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं। लेकिन भारत क्षेत्र में एक समय में सिर्फ एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं। पूरे चतुर्थ काल में मिलाकर 24 तीर्थंकर होंगे। अब फिर बनाया था उन्होंने कि चतुर्थ काल में कर्मभूमि की व्यवस्था तो किस तरह होती है। तो चतुर्थ काल में क्या होता है कि वो कल्पवृक्ष तो नष्ट हो जाते हैं, तो मनुष्य खेती बाड़ी करके, व्यापार करके अपनी आजीविका को चलाता है और तत्काल का अंत हो और चतुर्थ काल का प्रारंभ हो जाता है। इस चतुर्थ काल में सभी महापुरुष, मतलब जितने भी महापुरुष और तीर्थंकर होंगे वो सिर्फ इस चतुर्थ काल में ही होंगे। सिर्फ जो कुलकर होते हैं ना, वो तत्काल में होते हैं, तत्काल में जन्म लेते हैं। अब जो चतुर्थ काल होता है ना, उसमें उम्र कितनी होती है? तो उम्र होती है 1 पूर्व कोटि अधिक से अधिक, और ऊंचाई होगी 500 धनुष अधिक से अधिक। अब इसमें जीव भोजन एक बार करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी कसाई हो जाती है तो थोड़े से संक्लेश परिणाम रहते हैं। इसी कारण जो दुख रहता है ना, इस काल का नाम है सुखमा दुखमा। जो थोड़ा सा दुख रहता है ना, वो इसी कारण से रहता है। इस तरह से चलता रहता है। वो तीर्थंकर आते रहते हैं, द्विविधानी गिरती रहती है, मोक्ष जाते रहते हैं। जो चतुर्थ काल है सिर्फ इसी में तीर्थंकर, मतलब जो भी है मोक्ष जाएंगे। जितने भी जीव मोक्ष जाते हैं वो सिर्फ चतुर्थ काल में ही जाते हैं। ऐसे करते करते जब धीरे धीरे महावीर स्वामी का निर्वाण होता है, तो निर्वाण के पश्चात शेष 3 वर्ष 8 माह 15 दिन के पश्चात 5वां काल का प्रारंभ होता है, जिसका नाम क्या है? दुखमा काल। जिसमें अभी हम सब रहते हैं वो 5वां काल है। इसमें अधिक से अधिक ऊंचाई कितनी रहेगी? तो 12 हाथ में उम्र तो रहेगी 120 वर्ष और ऊंचाई रहेगी 7 हाथ की। और इसमें भोजन है ना अधिक बार, मतलब एक बार नहीं करेंगे, अनेक बार करेंगे तब भी सुधा जो है शांत नहीं होती है। इसमें अपन को मतलब इतना अपना पुण्य नहीं है कि कहीं पर अपन को उपाध्याय परमेष्टि के दर्शन हो
कोई जंगल में रहने वाले ऐसे साधु व्रती नहीं रहते। मतलब धीरे धीरे सब चीजों का जो ह्रास होता है, जैसे बुद्धि का, विवेक का, आयु का, क्रियाचर्या सब धीरे धीरे घटती चली जाएगी। जब पंचम काल का अंत होगा तब समस्त क्षुल्लक, एलक, मुनिराज, आरिका, त्यागी, व्रती सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ पांचवें काल में सिर्फ 4 मतलब ऐसे पांचवें काल के अंत में केवल एक मुनिराज होंगे जिनका नाम होगा वीरांगज, एक आरिका होंगी जिनका नाम होगा स्वश्री आरिका, एक श्रावक होंगे जिनका नाम होगा अग्निदत्त, और एक श्राविका होगी जिनका नाम होगा अंबुश्री। ये 4 ही भव्य जीव बचेंगे, ये चारों ही बचेंगे और अपनी चर्या का पालन करते रहेंगे। चर्या का पालन करते करते ये पंचम काल में रहकर पंचम काल में रहेंगे। फिर क्या होता है पंचम काल में कि हर 1000 वर्ष बाद एक कल्कि राजा उत्पन्न होता है। तो टोटल 21,000 वर्ष होते हैं, तो 21,000 वर्ष में हर 1000 वर्ष में एक कल्कि राजा होएगा, तो टोटल 21 कल्कि राजा पूरे पंचम काल में होते हैं। तो ये जो कल्कि राजा, और 500 वर्ष के बाद एक उप कल्कि राजा होता है, तो टोटल 42 उप कल्कि राजा होंगे। तो क्या होता है कि ना, जब ये जो कल्कि राजा होते हैं ना, ये बहुत कलह करते हैं, अत्याचार करते हैं, सब जुल्म और मतलब अत्याचार करते हैं, सब पाप का विध्वंस, पुण्य जो धर्म का होता है ना वो विध्वंस हो जाता है और पाप का प्रचार प्रसार होता है। जब अंतिम समय चल रहा होता है ना, तब कल्कि राजा, जो उस समय अंतिम कल्कि राजा रह जाएगा, उसका नाम था जलमंथन। वो राजा क्या करता है कि अपने उससे मंत्री से पूछता है क्या सभी लोग टैक्स भरते हैं प्रजा में? तो बोलता है कि हाँ, हमारी प्रजा में सब लोग टैक्स भरते हैं, पर एक संत हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं, क्योंकि वो निर्ग्रंथ थे, परिग्रह से रहित थे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो कुछ देंगे। तो राजा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा और कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, सोचो। तो फिर वो बोलता है कि मुनिराज प्रातः काल की बेला में आहार के लिए उतरते हैं, उस समय उनके अंजुलि में जो आता है वो अपन ले सकते हैं। तो ठीक है, बोलता है राजा। तो मंत्री जाता है और जब महाराज का आहार प्रारंभ होता है तो उनकी अंजुलि में जो पहला घास आता है वो बोलता है राजा महाराज को बोलता है कि आप हमारे राज्य में रहते हैं, तो आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, तो आपकी अंजुलि में जो पहला ग्रास आएगा ना वो आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ऐसे जिद करके वो महाराज के हाथ से ग्रास ले लेता है, और जैसे ही वो ग्रास लेता है महाराज अंतराय कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। इसको काक भंजन नाम का अंतराय बोलते हैं। और जैसे फिर महाराज अपने संघ में चले जाते हैं और संघ में सबको सूचना देते हैं कि छठवां काल प्रारंभ होने वाला है। तो सब समाधि ले लेते हैं, मतलब सब, तो अब अपन लोग समाधि धारण कर लेते हैं, सब समाधि ले लेते हैं। और जब उन चारों की समाधि हो जाती है प्रातः काल की वेला में, तो दोपहर के समय सब अग्नि नष्ट हो जाती है। और शाम को एक देव को जब पता चलता है ना, तो वो कुपित होता है कि इसने मुनिराज से ऐसे ग्रास लिया है टैक्स के रूप में, तो वो उस कल्कि राजा को मार देता है। कल्कि राजा की मृत्यु हो जाती है और वो नरक चला जाता है। ऐसे इस तरह से पंचम काल का अंत और छठवें काल का प्रारंभ हो जाता है। जब छठा काल प्रारंभ होता है तो उसमें क्या होता है, उम्र कितनी होती है, तो 16 से 20 वर्ष, और धीरे धीरे 16 वर्ष रह जाती है। और उनकी जो हाइट रहती है ना, ऊंचाई, वो कितनी रहती है, 1 या 1.5 हाथ की रहती है। वहां के लोग नग्न रहते हैं, खाने पीने का कुछ नहीं रहता है वहां पर, और मतलब वो लोग एक दूसरे को मार के काट के खाते हैं, जीवों को खाते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं उन्हीं को खाते हैं। वहाँ घर बार नहीं रहता है कुछ भी, मतलब कोई ऐसे छठे काल में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं रहती है। तब और छठे काल का जब अंत समय आएगा ना, तब एक लावा और हवाएं चलेगी, जिसके कारण सब नष्ट हो जाएगा, सब लोग इधर उधर भागेंगे, कुछ लोग मर जाएंगे और कुछ लोग विजार्थ पर्वत की गुफाओं में जाकर छुप जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्या रेणु आंटी, हवा का क्या नाम था जो हवा चलेगी? प्रलय काल की 49 दिनों तक जो हवाएं चलती हैं, 49 दिनों में 7 प्रकार की 7 तरह की विपदाएं आती हैं। 7 दिन हवाएं चलेंगी, 7 दिन पत्थर बरसेंगे, 7 दिन ओले, 7 दिन, इस तरह से 7 दिन करके 49 डेज में, हाँ 49 डेज में प्रलय आएगा। फिर जब प्रलय होगा तब वो विजात पर्वत पर 72 जोड़े
देव जो है विजात पर्वत पर ले जा करके छोड़ देते हैं, उनको सेट अच्छा। कर देते हैं। फिर जब ये दोबारा जब दूसरा छठा काल उत्सर्पणिका आएगा, उसमें फिर 49 डेज तक 7-7 तरह की फिर से उसी प्रकार से सुवृष्टियां होंगी। तब तो कुरवृष्टि हुई थी, अब सुवृष्टियां होंगी। सुवृष्टि होगी, सब सुवृष्टि अच्छा होगी तो होता सब हरा भरा होगा, हरा भरा। उस 49 डेज के बाद जो दिन आता है वो होता है हमारा भाद्रपद पंचमी का। इसीलिए हम ये वाली 10 लक्षण पर भी मनाते हैं। फिर वो 72 जोड़े निकल करके आएंगे, फिर उसी प्रकार से व्यवस्था चलती चली जाएगी। नहीं, पर उन्होंने एक हवा का नाम बताया था ना, सम सम कुछ करके वो। नहीं, मैंने कल की क्लास सुनी नहीं भैया जी की। अच्छा, मैंने वो कल मैं की क्लास भैया जी ने कल हवा का कुछ नाम बताया था, तो वो मुझे समझ में संवर्धक हवा ऐसे बोले। क्या संवर्धक संवर्धक हवा, संवर्धक। संवर्धक हवा। मैं कल क्लास में संवर्धक नहीं हवा। आई थी। हाँ, मैंने कल क्लास में नहीं आई थी, मैंने भी क्लास सुन भी नहीं पाई। कल थोड़ा मैं व्यस्त थी तो कल क्लास भी नहीं सुन पाई। मुझे थोड़ा सा पिछला याद था तो मैंने वो बताया। नहीं, मैंने जितना बोला है भैया जी ने उतना ही पढ़ाया था बस। बहुत बढ़िया, सब लोग तालियां बजाएंगे। शीतल दीदी अभी टीचर बनने के लिए तैयार है। हाँ, शीतल को हमारी पाठशाला में टीचर बना देंगे अब तो। बस बस बस, नो डाउट। बहुत बढ़िया लगा। और एक दिन के, हाँ, देखो, एक दिन ये तो की स्टडी में ना, टीचर छोड़ो, ये तो भगवान बने बनाए हैं। हम सब भगवान बने बनाए हैं। ये Yes, टीचर और आप सब बने बनाए हैं। थोड़ा सा उपयोग की जरूरत है। जो जितना ज्ञान उनके पास है उतना ज्ञान सबके पास है, बस उपयोग को किधर ले जाना है उसकी आवश्यकता है। yes, yes, बहुत बढ़िया। और कोई ऐड करना चाहते हैं? आवा दीदी। मैं तो 3 दिन से मैंने तो क्लास अटेंड नहीं की। शीतल ने जो लिखा, ये जो बोला है, मेरे पास तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मैंने तो पढ़ा ही नहीं। ना भैया बहुत जी ने बढ़िया बोला प्लस या हाँ? ना, एक्चुअली क्या है पता है ना, भैया जी डेली जो ये करते हैं ना, स्वाध्याय लेते हैं, उनका हाँ। सब यूट्यूब पे रख रहे। तो जब भी आपको समय मिलेगा ना, मीन्स आप सपोज अभी अपना क्लास 1 घंटा 10 मिनट वगैरह चलता है अप्रोक्सीमेट, तो 1 घंटा 10 मिनट में आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, आपका स्पीड 1.5 या 1.75 करके, तो यूट्यूब में वो सुविधा होती है। मीन्स आप जो भी पढ़ाते हैं ना, उसका स्पीड बढ़ा के आप आधे समय में भी पढ़ सकते हैं। मीन्स आधा घंटे में सब हो जाएगा। पहला 5-10 मिनट तो अपना रिवीजन ही चलता है, उसके बाद मेन सब्जेक्ट जो चालू करते हैं ना भैया जी, तो आप वापस उसको सुन सकते हैं। वो जो आपने बताया था ना, मुनि आर्यका श्रावक श्राविका, ऐसी इस प्रकार से अंत में चतुर्विध संघ रहेगा। उनको चतुर्विध संघ बोलते हैं। मुनि आर्यका श्रावक श्राविका, उनके नाम उन्होंने बताए हैं अभी, वो बिल्कुल सही थे। उसको बोलते हैं चतुर्विध संघ। एंड तक रहेगा, आखिर तक रहेगा। बहुत बढ़िया। मीनाक्षी दीदी, आप कुछ ऐड करना चाहते शास्त्रा हैं? का नाम अंबुश्री है ना? नहीं भैया जी, मैंने कल क्लास ज्वाइन ही नहीं करी थी किसी का। पंगुश्री, ओके, पंगुश्री। मैं अभी बाहर हूँ, इंदौर हूँ। आज मैंने प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करे। अंगुश्री अनुमोदन। हाँ, बिल्कुल पंगुश्री है, पंगुश्री है। श्राविका का नाम पंगुश्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और कोई ऐड करना चाहते हैं? कल जो क्लास हुआ है उसमें, कल जिसने अटेंड किया हो, शोभा दीदी, किरण दीदी। नहीं तो हाथ ना हैंड रेज करिए, किसको बताने का है तो भी। शिक्षा दीदी। एक क्वेश्चन है भैया जी मेरा। दीक्षा का मतलब होता है गहराई देखना, सत्य को हाँ, जानने बोले के ना। कारण होते हैं। पहला है विचार, दूसरा नहीं, कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रहा है क्या किसी का? मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। मैं पूछ रही थी, जैसे 170 कर्म भूमि होती है, तो हर एक कर्म भूमि में हर एक तीर्थंकर होता है क्या? हाँ, वही बताया। रेणु दीदी, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं तो शीतल दीदी हाँ, नहीं, मैक्सिमम जरूरी नहीं। 170 हो सकते हैं, जितना कर्म भूमि है ना, उतना उन्होंने संख्या बताई है। हम बोलते हैं ना, एक समय में कितना भी विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर है, वैसे 170 जो क्षेत्र है ना, 170 क्षेत्र से 170 मैक्स वो लिमिट बताया तीर्थंकर कितना हो सकता है उसका। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर कर्म भूमि में तीर्थंकर होंगे ही? कर्म भूमि में होंगे तो, लेकिन ये जरूरी नहीं 24 तो होंगे ही होंगे, लेकिन 24 के अलावा 170 तक हो सकते हैं।
नियम नहीं कि 170 होंगे ही। बस एक तीर्थंकर के काल में 24 तीर्थंकर 170 हुए अजितनाथ भगवान के काल में। क्योंकि अब आपका प्रश्न होना चाहिए 170 तीर्थंकर हुए हैं तो स्वधर्मेंद्र कैसे गया होगा? स्वधर्मेंद्र के बिना तो पंच कल्याणक होंगे ही नहीं ना, तीर्थंकर का जन्म तो होगा ही नहीं, जन्म कल्याणक कौन बनाएगा? तो स्वधर्म इंद्र अपनी विक्रिया से, मूल शरीर तो रहता है देवता का देवलोक में, लेकिन वो विक्रिया से 170 शरीर बना करके 170 जगह जा करके उन्होंने एक समय में 170 कल्याणक किए हैं। अब बताओ स्वधर्म इंद्र ने एक काल में, अपने एक काल में कितने कल्याणक मनाए होंगे? अब आप कल्पना कर सकते हैं कितने कल्याणक एक तीर्थंकर ने मनाए होंगे। इमेजिन से बाहर है। चतुर्थ काल का जो वो बताया था कि एक पूर्व कोटि होती, तो कितना होता है इसका टोटल, मतलब एक पूर्व कोटि में? एक कोड़ा कोड़ी का तो पता है, 1 करोड़ को गुणा करने से इसका होता है 1 करोड़ को से 84 लाख या 84 लाख को 84 लाख से गुणा करने पर शायद 1 कोटि पूर्व आता है। मुझे पूरी संख्या ख्याल में नहीं है, मैं कंफ्यूज भी हो सकती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ। सही है 84 लाख को 84 लाख से गुणा करने पर 1 कोटि पूर्व आता है। 1 कोटि पूर्व। विदेह क्षेत्र के एक तीर्थंकर की आयु कितनी होती है? केवली काल, उनका केवली काल कितना है? तो 1 पूर्व कोटि का, 1 पूर्व कोटि सहित 1 अंतर मुहूर्त, क्योंकि 1 अंतर मुहूर्त में वो केवली बन जाते हैं। अब हमारे पास जो इस समय विदेह क्षेत्र में जो सिमंदर स्वामी का समशरण है उसको कैसा जानेंगे? अब वो कितने समय बाद मोक्ष जाएंगे? अब हमारे उत्सर्पणी काल का जब चतुर्थ काल आएगा, यानी इधर का चतुर्थ होगा लेकिन उत्सर्पणी का तीसरा काल होगा, उसमें जब हमारे 12वें तीर्थंकर जन्म लेंगे तब वहां से विदेह क्षेत्र से एक सिमंदर स्वामी मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इतना लंबा समय है अभी वहां पे केवली बनने के लिए, एक तीर्थंकर केवली बनने के लिए। बहुत बढ़िया। जैसे जो समय की अभी बात निकली है ना, समय और परिणाम जो होते हैं ना, इसके लाभ जो डिस्टेंस मेजर हम करते हैं ना, कितना योजन तक है अपना योजन, तो जस्ट एक ब्रीफ में मैं आपको बोलता हूँ। समय के बारे में हम नोट करेंगे, आप आज नोट भी कर सकते हैं जब तक भैया जी आएंगे। व्यवहार में हम जो देखते हैं ना, सबसे छोटा समय जो अपन बोलते हैं ना, अभी सेकंड बोल रहे हैं अभी व्यवहार में। मीन्स ये तो आधुनिक विज्ञान के बारे में अपन अगर सोचे तो सेकंड है, फिर उसके बाद नैनो सेकंड है, मिली सेकंड, 1000 पिको सेकंड, ऐसे जो करते करते हम जाते हैं ना, तो इससे भी अपना समय बहुत छोटा है। व्यवहार में हम देखते हैं ना समय की भाषा, जैन दर्शन में समय ये जो सबसे एक पिको सेकंड से भी बहुत छोटा सा काल है। तो इसके अपन समझ के लेंगे कि एक समय का अगर डेफिनेशन हम करते हैं, आप नोट करेंगे, जघन्य मीन्स कम से कम एक परमाणु को दूसरे परमाणु की तरफ जाने के लिए जो समय लगता है ना, उसको एक समय बोलते हैं। जघन्य गति ने एक परमाणु को, आकाश में जो परमाणु रहते हैं ना, उसको उनका जो प्रदेश होता है, एक प्रदेश से निकलकर दूसरे प्रदेश में प्रवेश करने के लिए जितना समय लगता है उसको एक समय बोलते हैं। ये होगा समय का डेफिनेशन पहला। नोट किया? जैन दर्शन में ना सबसे कमाई बोलते हैं उसको समय बोलते हैं। मीन्स जो समय की भाषा है ना, अपन जो काल बोलते हैं, मेजर करते हैं, और मैक्सिमम होता है उसको सागर बोलते हैं। उसको सागर एक समय जघन्य मीन्स कम से कम स्पीड में, गति में स्पीड, जघन्य गति से एक परमाणु को आकाश में जो प्रदेश होते हैं ना, वो प्रदेश से निकलकर दूसरे प्रदेश में जाने के लिए जितना समय लगता है उसको एक समय बोलते हैं। उसके बाद आता है अवली। असंख्यात समय मीन्स एक अवली होता है, तो असंख्यात समय बराबर एक अवली होता है। बाद में अपन जो श्वास लेते हैं ना, स्वस्थ आदमी जो श्वास लेता है, जस्ट सुन लीजिए एक सेकंड में, स्वस्थ आदमी का जो नाड़ी होता है ना, उसको श्वास बोलते हैं, जो श्वास लेके छोड़ता है उसको।
तो करोड़ाधिक अवली का एक श्वास होता है। देखिए फिर कितना समय छोटा रहेगा। करोड़ अधिक अवली बराबर एक श्वास होता है। समय में एक समय हो गया, बाद में हो गया अवली, उसके बाद आ गया एक श्वास फिजिकल को करोड़ाधिक अवली। उसके बाद आता है अपना जो व्यवहार में मिनट चलता है ना, मिनट 78.6 श्वास जब होते हैं तब 1 मिनट होता है। 78.6 78 बटा क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं ना, 78.6 श्वास बराबर 1 मिनट। शोभा दीदी, हाँ ठीक है, शोभा दीदी आप माइक बंद करिए। हाँ ओके। 78.6 श्वास इज इक्वल टू 1 मिनट। उसके बाद आता है एक घड़ी। एक घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट। मैं बाद में पूछने वाला हूँ सबको, जस्ट नोट करिए। बस मैं सब चौकाश ಹೇಳ್ರಿ। हाँ ओके। प्रीति प्रीति दीदी ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಲಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ असंख्यात समय ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಲಿ, एक आवली। करोड़ाधिक अवली अंदर वन श्वास। अवली का मतलब अवली वो भी समय है। अवली में आवली वो भी समय मेजर करने, जैसा अपन बोलते हैं ना सेकंड्स है, श्वास है, या मिनट है, घंटा है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, तास है, प्रहर है, ऐसा। श्वास का भेद मानिए, श्वास का भेद है। हाँ बराबर, श्वास का भेद है। ಅವಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ದಾರ ಸುತ್ತಿದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ರಿ? हाँ करेक्ट, हंगंದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, हंगेनिಲ್ಲ, ಅದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ। एक घड़ी, उसके बाद आता है 24 मिनट का एक घड़ी आता है। 24 मिनट एक घड़ी होता है। उसके बाद आता है 2 घड़ी, अपन बोलते हैं ना 48 मिनट इंटू ब्रैकेट लिखने का, वो 2 घड़ी ब्रैकेट में लिखिए 48 मिनट बराबर 1 मुहूर्त होता है। एक साथ में लिखिए 2 घड़ी ब्रैकेट में 48 मिनट ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद लिखने का सामने इज इक्वल टू 1 मुहूर्त, और उसके सामने लिख लेगा 3773 श्वास, 3773 श्वास। नोट किया? समराइज कर, ओके। उसके बाद आता है एक अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का मतलब क्या होता है पता है ना? एक अवली समय से भी ज्यादा और 48 मिनट से भी थोड़ा कम, इसको बोलते हैं एक अंतर मुहूर्त। उसका डेफिनेशन लिख लीजिए तो आपके दिमाग में पक्का बैठेगा। जनरली हम स्वाध्याय करते समय बोलते हैं एक अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान हो गया, एक अंतर मुहूर्त के बहुत सारे बार हम बात करते हैं। तो एक अंतर मुहूर्त बराबर, उसमें लिख लीजिए एक अवली से ज्यादा और 48 मिनट से भी कम जो समय है उसको एक अंतर मुहूर्त बोलते हैं। बाद में आता है अपना रेगुलर वाला है ना 60 मिनट इज इक्वल टू 1 तास, 1 घंटा अपन बोलते हैं ना, 60 मिनट का 1 घंटा होता है इज इक्वल टू 1 आवर। 3 घंटे एकत्र होने के बाद 1 प्रहर होता है। 3 घंटे बराबर 1 प्रहर होता है। प्रहर बाद में लिख लीजिए 8 प्रहर, अष्टो प्रहर हम बात करते हैं बहुत सारे समय। 8 प्रहर बराबर 1 दिन। 1 दिन में 1 दिन रात है, रात भी होता है, दिवस रात्र 24 घंटे का जो होता है ना वो। 8 प्रहर इज इक्वल टू 1 डे और 1 दिन, ठीक है। बाद में पक्ष जो बोलते हैं ना 15 दिन का 1 पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष अपन बोलते हैं ना, कैलेंडर में पूजा करते समय बोलते हैं दिन रविवार सरे वगैरह, हम पूजा के समय में लास्ट में बोलते हैं कौन सा पक्ष चलता है, शुक्ल होता है या कृष्ण पक्ष होता है।
उसके लिए। तो 15 दिन का होता है एक पक्ष, बाद में 2 पक्ष मिला के 1 महीना होता है। 2 पक्ष बराबर 1 महीना होता है। लेकिन अभी ऋतु चक्र जो चलता है ना अपना, वो आता है 2 महीने का एक ऋतु। 2 महीना बराबर एक ऋतु आता है, एक ऋतु। उसके बाद आता है 6 ऋतु बराबर 1 साल, 1 वर्ष। 6 ऋतु मिलके 1 वर्ष बनता है। अभी जो इसके बाद बढ़ेगा अभी 84 लाख वर्ष बराबर 1 पूर्वांग। 6 ऋतु का 1 साल हो गया। उसके बाद 84 लाख वर्ष इज इक्वल टू 1 पूर्वांग। 84 लाख वर्ष बराबर 1 पूर्वांग। उसके बाद आता है 1 पूर्व का। 84 लाख पूर्वांग बराबर 1 पूर्व। 84 लाख पूर्वांग बराबर 1 पूर्व। नोट किया? उसके बाद में आता है 1 करोड़ पूर्व बराबर 1 कोटि पूर्व। वो लिख लीजिए, 1 करोड़ पूर्व बराबर 1 कोटि पूर्व। नोट किया? नेक्स्ट, अभी उसके बाद आता है पल्य। असंख्यात कोटि पूर्व बराबर 1 पल्य। पल्य की व्याख्या पूछ रहे थे ना कोई, तो पल्य बड़ा कितना होता है भैया जी? तो असंख्यात कोटि पूर्व बराबर 1 पल्य होता है। अभी जो पल्य की डेफिनेशन जो किया ना, वो जस्ट सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। एक पल्य बराबर क्या होता है? एक प्रमाण योजन का, एक लंबाई वाला, एक प्रमाण योजन का रुंदी, जो विड्थ बोलते हैं ना, लेंथ विड्थ एंड डेप्थ, उतना ही एक प्रमाण योजन के, एक प्रमाण योजन का लंबाई, एक प्रमाण योजन का उसकी रुंदी, और जो ये बोलते हैं ना विड्थ, और उसका ही डेप्थ खोली, वो भी एक प्रमाण योजन का। वो जो गड्ढा निकालने का, जस्ट सुन लीजिए पहला, बाद में नोट करिए। वो बड़ा गड्ढा निकालने का, एक प्रमाण योजन का, उस गड्ढे में नवजात जो ये होता है ना, मेंढी को क्या बोलते हैं हिंदी में? भेड़, मेंढा, भेड़, मेढ़ा का बाल ही बोलते हैं, मेढ़े के बाल। हाँ, भेड़ भेड़ होता है ना, भेड़ मेढ़ा। हाँ, यस, मेंढा को, हाँ यस, ठीक है, सुन लीजिए। नवजात होता है ना, जो जस्ट जन्म जिसका हुआ है, ऐसा जो मेंढी होता है, उसका मेढ़ा आप जो बोल रहे हैं, उसके बच्चे को उसका एक केस निकाल के, उसका अग्रभाग निकालने का, अग्रभाग इन द सेंस उसका एक बाल निकालने का, उसको छोटे 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 टुकड़े करने का, उसको सूक्ष्माति सूक्ष्म जो टुकड़ा होता है ना, वो लेके उसको दबा दबा के भरने का, ये पूरा गड्ढा एक प्रमाण योजन वाला। फिर उस गड्ढे में से 100 साल के बाद एक एक बाल जो होता है ना, वो निकालने का बाहर। 100 साल के बाद एक एक रोमखंड वो निकालते निकालते गड्ढा खाली करने का। फिर ये पूरा जो गड्ढा खत्म होने तक जितना समय होता है, उसको एक पल्ले बोलते हैं। देखिए, फिर में से असंख्यात साल जब खत्म होते हैं ना, तब एक पल्ले होता है। तो बहुत बड़ा है जैनिज्म में। भैया जी ऐसा भी बोलते हैं ना कि उसके उस गड्ढे को इतना इतना गहरा दबाओ कि उसके ऊपर पूरी चक्रवर्ती की सेना निकाल दो, इतना जबरदस्त वो बढ़ जाए। हाँ, उस पे कि उसमें एक बाल भी आने की जगह ना हो, कि चक्रवर्ती की पूरी सेना को चला दो। अब इसलिए बोला है उनको, दबा दबा के, मींस जितना भी उसको एक भी बाल अंदर नहीं जाना चाहिए, इतना फिट करना है उसको गड्ढे को। तो अब ये नोट कर सकते हैं भैया जी, सागर का प्रमाण भी तो यही है, 2000 को गहरा गड्ढा। नहीं, उसको बाद में मैं बोलता हूँ, बाद में सागर का। खाली पल्ले का लिख लीजिए। अभी एक पल्ले बराबर लिख लीजिए, मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। एक प्रमाण योजन का लंबाई, लंबाई, लंबी, रुंदी और खोल, ऐसा बोलते हैं मराठी में। आप हिंदी में बोलेंगे लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ बोल सकते हैं। गहराई, लंबा, चौड़ा और गहरा।
बस बस बस, लंबा चौड़ा और गहरा, ये गड्ढे में नवजात मेंढे के बच्चे का बाल का अग्रभाग, मेंढे के बच्चे का बाल का अग्रभाग, अग्रभाग का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए सूक्ष्मतम टुकड़ा उसका, उसके आगे टुकड़ा नहीं होना चाहिए ऐसा, ब्रैकेट कंप्लीट करिए। दबा दबा के भरने ये पूरा सब डालने का, फिर उसको बाद में दबाने का, तो डालने के बाद दबा दबा के भरने के बाद पूरा गड्ढा जब खत्म होता है उसके बाद 100 साल के बाद, हर एक 100 साल के बाद एक ऐसा टुकड़ा उसका निकलने का, रोम, तो निकलते निकलते जितना समय लगेगा उसको एक पल्ले बोलते हैं। मीन्स असंख्यात साल का एक पल्ले होता है, असंख्यात वर्ष का एक पल्ले होता है। अभी लास्ट में 2 बचे हैं, उतना बताता हूँ, बाद में भैया जी अगर तो बोल सकते। हाँ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಐತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ? ಅದು मेंढा का बाल दबा दबा के भरते हैं। मीन्स वो मेंढक का बाल जब आप भरते हैं ना, तो उसके बाद 100 साल के बाद एक बाल निकालने का, अभी हम बोलते हैं ना 1 2 3 4 साल, अच्छा 100 साल होने के बाद ना उसको एक बाल निकालने का, मीन्स वो गड्ढे में से, तो जब वो खाली होगा गड्ढा ऐसे 100 साल के बाद निकालते निकालते, जब वो गड्ढा जो होता है ना, वो जब खाली होगा, पूरा खाली होने में जितना समय लगेगा उसको एक पल्ले बोलते हैं। इतना सूक्ष्म देखिए। इस प्रकार पल्ले हा असंख्य समय, पल्ले जो होता है ना वो असंख्यात वर्ष का काल होता है। इसके बाद आता है सागर। 10 कोड़ा कोड़ी पल्य जब होंगे ना, 10 कोड़ा कोड़ी पल्य जब कंप्लीट होते तो उसको एक सागर बोलते हैं। भैया जी अभी तो इसमें अद्धा पल्ल और व्यवहार पल्ल ये भी तो आएंगे ना, इसमें अभी पूछेंगे भैया जी को, व्यवहार पल्ल और आधा पल का भी डेफिनेशन है तो मैं पूछता हूँ भैया जी को, लेकिन अभी ये जो है ना सागर का नोट करिए, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ली इज इक्वल टू 1 सागर, और इसके बाद लास्ट जो आता है एक कोड़ा कोड़ी। एक कोड़ा कोड़ी का मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, 1 कोटि इंटू 1 कोटि, इसको एक कोड़ा कोड़ी बोलते हैं सागर। नोट कर दिया? कौन बताएगी मुझे? अभी शीतल दीदी तो का हो गया अभी जस्ट मिनट, और मीनाक्षी दीदी आप बोलिए क्या नोट शुरू से बोलूं? हाँ शुरू से 5 मिनट में बोलिए बस। हाँ, समय की डेफिनेशन है जघन्य गति से एक परमाणु को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जितना समय लगता है, और जाने के लिए असंख्यात समय इज इक्वल टू 1 कावली, करोड़ों अधिक इज इक्वल टू 1 श्वास, 78.6 श्वास इज इक्वल टू 1 मिनट। इसमें क्या करें? श्वास जो लिखा है ना आपने, श्वास के ब्रैकेट में लिख लीजिए, जो स्वस्थ आदमी होता है ना, अच्छा आदमी, स्वस्थ आदमी का जो होता है ना नाड़ी, उसको नाड़ी को चलने के एक श्वास बोलते हैं। स्वस्थ आदमी को, आदमी की नाड़ी एक समय में जो चलते ना उसको एक श्वास बोलते हैं। आगे चलिए। जैसे साइंस में बोलते हैं ना 72 से 80 बार हमारी स्वस्थ नाड़ी चलती है, वो लेकर के मान के चलिए। हाँ बराबर, करेक्ट। चलिए मीनाक्षी दीदी बोले आगे। 1 घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट, 2 घड़ी इज इक्वल टू 48 मिनट ब्रैकेट में, और फिर 1 मुहूर्त, फिर है 3700 श्वास।
फिर एक हाँ, 3,000 अंदर हो रहा नहीं, सुनिए सुनिए, 3,773, 3773, अच्छा 37। हेलो। हाँ जी। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे थे? हम्म, और बोलिए। ये यार, हाँ हाँ हाँ। जी जी आ गया। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सारी चीज़ आपने सीख ली हैं अभी, जो आवश्यक जानकारियाँ थी अंतर्मुहूर्त आदि की। और बाकी जो पल की चर्चा आई है या सागर की, अद्धा पल, उदार पल आदि आदि होते हैं, पर उनके बारे में अभी ज़्यादा डीप में मत जाइए। जाएंगे तो शायद बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे। जो समझा है वो विशेष था, बाकी जो शेष है वो अपन कभी और समझेंगे। अभी अपन लोग जो विषय अपना चल रहा था उस पर आते हैं पुनः। मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपको, उसमें थोड़ा सा देखना। सभी लोग जुड़ गए हैं ना? सबको आवाज़ आ रही है? चलिए, मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से उसको। मेरी आवाज़ आ रही है सबको?
वीडियो दिख रही है आप लोगों को? वीडियो नहीं दिख रही? एक मिनट, एक मिनट। अब दिख रही है? चलिए, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना है सभी लोगों को। ये है तीन लोक का चित्र, दिख रहा है सबको ना? इस तीन लोक के चित्र में कल बहुत सारे लोग डाउट में चल रहे थे कि कैसे समझेंगे हम लोग, जो चीज़ें समझाई जा रही थी उनको थोड़ा सा आप इसके माध्यम से समझेंगे शायद अपन तो काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयास हो सकता है। तो आप लोग ये देख रहे हैं, काफ़ी लोगों ने ये चीज़ों को पढ़ा होगा, फिर भी एक बार और आप समझ लीजिए। फर्स्ट में जो ऊर्ध्वलोक लिखा है ऊपर की ओर है, नीचे अधोलोक है, और बीच में जो आपको दिख रहा है मध्यलोक। मध्य में आप देख रहे हैं बीच में गोल गोल बना हुआ है, बस इतना सा ही मध्यलोक है। बाकी नीचे का हिस्सा अधोलोक का हिस्सा 7 राजू में है। ऊपर का ऊर्ध्वलोक दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे विमान दिख रहे हैं। ये ऊर्ध्वलोक कहलाता है, जहाँ पर देव निवास करते हैं। मात्र मध्य में बीच में गोल गोल जो दिखाई दे रहा है वही मध्यलोक है। ये आप लोग अच्छे से समझते चलें, आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अब आगे देखिए आप, ये जो आपको नीचे से ऊपर तक दिख रहा है, पीछे तक फैला हुआ, ऐसा ही अपना लोक है। जैसे अपना घर होता है तो अपना फ्रंट दिखता है, फ्रंट का पीछे आके दिख रहा है आपको, और वैसे के वैसे सेम टू सेम पीछे भी फैला जा रहा है पूरा। तो ऐसा ही हमारा ये तीन लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इसके बीचों बीच में जो हरे कलर की आपको दिख रही है उस पर लिखा है तृष्णाली। ये तृष्णाली है, और तृष्णाली में ही मात्र तृष जीव पाए जाते हैं। तृष मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये जीव मात्र इसी में पाए जाते हैं। एक इंद्री जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, किंतु तृष जीव जो हैं, अपन लोग हैं, चींटी है, मक्खी मच्छर हैं, 2 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के जीव मात्र इस नाली के अंदर ही रहते हैं, इसके बाहर कोई भी नहीं आ सकता। इसके बाहर यदि कोई पाया जाता है तो वो है एक इंद्री निगोदीय जीव। समझ में आया आप लोगों को? आगे चलिए। अब आप देख रहे हैं अधोलोक, जो अपन अभी समझ के आए हैं, अधोलोक का मात्र चित्र है ये ओनली। ऐसे 7 नरक बने हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये अधोलोक में 7 नरक हैं। इनके बारे में डिटेल अपन बाद में समझेंगे। अभी मैं आपको मध्यलोक की विशेषता को समझाने वाला हूँ। मात्र भूमिका के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ कि अधोलोक कैसा होता है। आगे देखिए आप, अब आप इस चित्र को देख रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि लोकाकाश का आकार कैसा है, तो पुरुषाकार है। आप इसको पढ़ेंगे। चलिए, रश्मि दीदी पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है इसमें। रश्मि दीदी जुड़ी हैं आप? हाँ, इसमें क्या लिखा है, वीडियो में क्या दिख रहा है आपको, बताइए क्या लिखा दिख रहा है। हाँ, फिर आगे। हाँ, तो लोक का आकार कैसा है, ये तीनों लोग जो हैं, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और बीच का मध्यलोक, तो इनका आकार कैसा है। तो यदि कोई पुरुष या कोई भी स्त्री भी समझ लो, कोई भी पुरुष यदि मान लीजिए पैर फैला ले नीचे से, और अच्छे से जो हाथ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हाथ रखकर यदि वो खड़ा हो जाए,
तो बस 3 लोक का चित्र बन जाता है। कोई चित्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक की आवश्यकता नहीं है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर तीनों लोक बसे हुए हैं। हमारा जो चोटी का स्थान है वो सिद्ध भगवान का सिद्ध शिला समझ लीजिए। उसके बाद अपना जो नाभि से ऊपर का हिस्सा हुआ है पूरा है वो ऊर्ध्वलोक है। चोटी से नीचे और नाभि से ऊपर का हिस्सा जो है वो पूरा ऊर्ध्वलोक में चला जाता है, जहाँ पर कि देव लोग रहते हैं। फिर हमारे जो नाभि का हिस्सा है वो मात्र मध्यलोक समझ लीजिए, इतना ही हिस्सा है। बाकी नाभि से नीचे का जितना हिस्सा है वो अधोलोक है। तो हमें समझने के लिए मात्र अपने शरीर के माध्यम से हम पूरा का पूरा लोक अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी आपसे पूछे कोई लोक का आकार कैसा है तो पुरुषाकार है। तो कैसा पुरुष? पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखकर, पहले तो पैर फैलाना है फिर कमर पर हाथ रखना है, ऐसे रख करके खड़े पुरुष की तरह लोक का आकार है। ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते अपन, समय अपने पास कम इसलिए आज संक्षिप्त में समझ रहे हैं, फिर अपन आगे बैठ के। अब आप देखिए मध्यलोक आ रहा है। ये जो बीच में सेंटर गोल गोल दिख रहा है ये यहाँ पर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिसका कि आपको बाजू में दिखाई दे रहा है असंख्यात द्वीप समुद्र। मध्यलोक में ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। एक द्वीप है फिर समुद्र है, फिर एक द्वीप है फिर समुद्र है, ऐसे करके असंख्यात द्वीप समुद्र बने हुए हैं। कहाँ पर? मध्यलोक में, जहाँ पर अपन लोग रहते हैं। ना ऊर्ध्वलोक की वर्णन है अभी, ना अधोलोक का है। अभी अपन मात्र मनुष्यों की चर्चा कर रहे हैं जो कि मध्यलोक में रहते हैं। तो मध्यलोक में क्या क्या है? तो सर्वप्रथम असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। आगे चलते हैं। अब आप देखिए सबसे पहला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है। अब अपन मेन पॉइंट पे आ रहे हैं क्योंकि हमें समझना है कर्म भूमियों को। तो अपन लोग आ गए हैं पहला द्वीप। असंख्यात द्वीप समुद्रों में पहला द्वीप जो है वो जम्बू द्वीप है। आपको ये नक्शा अच्छे से दिखाई दे रहा है, आकार चित्र। इसमें आप देख सकेंगे कि जम्बू द्वीप में कहाँ कहाँ क्षेत्र हैं और कैसे कैसे क्षेत्र हैं। सबसे पहले नीचे दिखाई दे रहा है आपको भरत क्षेत्र। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है हेमवत क्षेत्र दूसरे नंबर पे। तीसरा इस साइड दिया हुआ है हरि क्षेत्र। फिर विदेह क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। ठीक है। फिर हेमवत क्षेत्र दिया है, हिरण्यवत क्षेत्र दिया है ऊपर, और सबसे टॉप पर है ऐरावत क्षेत्र, लास्ट में लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यहाँ पर कर्म भूमियों को देखना है कि हम लोग कल पढ़ के आए थे जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमियां हैं। तो सबसे पहले भरत क्षेत्र में फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है वहां पे कर्म भूमि है। फिर ऊपर ऐरावत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वहां पे कर्म भूमि है। और सेंटर में विदेह क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर्म भूमि है। ऐसी 3 कर्म भूमियां हैं। कल अपन लोगों ने पढ़ा था लास्ट में कि एक कर्म भूमि है भरत क्षेत्र, एक कर्म भूमि है ऐरावत क्षेत्र। किंतु विदेह क्षेत्र में इतना बड़ा स्थान है कि यदि वहाँ पर भेद किए जाएं, वैसे तो एक ही कर्म भूमि है पर वो इतनी बड़ी है कि वो 2 भागों में बटी है, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक फैली हुई है। और बीचों बीच में एक सुमेरु पर्वत है जिसका वर्णन अपन अभी समझेंगे। तो इतनी बड़ी फैली हुई है और इसमें भरत क्षेत्र जैसे 32 भरत क्षेत्र बन सकते हैं, इतनी लंबी फैली हुई है विदेह क्षेत्र। तो ये विदेह क्षेत्र में यदि भरत क्षेत्र में जिस समय 1 तीर्थंकर होंगे, उस समय यदि चाहें तो विदेह क्षेत्र में 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? बोलिए। राइट। अब इसको और आपको डिटेल में समझना है, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब आप इस चित्र के माध्यम से देखिए। इस चित्र में आपको बीचों बीच में सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा है पीले रंग का, और जो गोल नीचे सबसे राइट पे दिख रहा है ये भरत क्षेत्र है।
और ऊपर के टॉप पर जो गोल गोल बना है वो ऐरावत क्षेत्र है। ये 3 विदेही जी कर्म भूमि दिख रही हैं आपको, सबसे नीचे दिख रही है, एक सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, और बीच में जो सफेद लकीर खिंची हुई है, पूरा का पूरा हिस्सा ये कर्म भूमि के हैं तीनों। ठीक है, ऐसे करके ये 3 कर्म भूमियां हैं। ये पूरा का पूरा जम्बू द्वीप का आकार बना हुआ है। बीच में सुमेरु पर्वत है। वो सुमेरु पर्वत कैसा होता है वो भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आज अपन एकदम संक्षिप्त में समझ रहे हैं, कल तो नहीं, परसों अपन विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ये ऐसा होता है सुमेरु पर्वत, जो अपन बीच में दिखाई दे रहा था अपन को। ये ऐसे वन बने हुए हैं, और सबसे टॉप पर एक चोटी बनी हुई है जहाँ पर भगवान का अभिषेक आदि होता है। ठीक है, और ये सेकंड वाला जो आपको दिख रहा है चित्र, उस पर जो गोल गोल बने हुए हैं, ये सूर्य चंद्रमा घूमते रहते हैं सुमेरु पर्वत के चारों ओर, जिससे दिन और रात का भेद होता है। जब सुमेरु का छाया पड़ती है तो हमारे यहाँ पर रात हो जाती है, और सूर्य आता है तो प्रकाश हो जाता है। इस प्रकार से डिटेल अपन आगे समझेंगे। आगे चलते हैं अपन। अब आप देख पा रहे हैं, ये आ गया विदेश क्षेत्र जो अपन अभी समझ रहे थे। वहां पर 32 नगरियां हैं, मतलब 32 नगरियां हैं जहां पर 32 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। जम्बू द्वीप में आपने अभी समझा था, जम्बू द्वीप के जो विदेश क्षेत्र था उसमें अभी आपको कहा था कि वहां पे 32 भरत क्षेत्र बन सकते हैं, तो उनको 32 नगरियां कहते हैं। उनकी नगरियों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा, आप उसमें से देख करके लिख सकते हैं। ये 32 नगरियां दिख रही हैं आपको, क्रम भी लिखे हुए हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना सब? 1 2 3 4 5 8 इस साइड हैं, 8 इस साइड हैं, और फिर 8 ऊपर 8 नीचे। बीच में जो जा रही है वो सीतोदा नदी, ये पूरी बहती हुई जो बीच में दिखाई दे रही है, वो सीतोदा नदी बह रही है बीच में। बीच में से नदी जाती है, फिर ऊपर नीचे 16 नगरियां हैं, 8 नगरियां इस साइड, और 8 नगरियां इस साइड हैं। बीच में सुमेरु पर्वत है। ये सारा का सारा विदेश क्षेत्र का वर्णन है, जहाँ अपन पढ़ के आए थे विदेश क्षेत्र के। चलिए आगे चलते हैं। इसको थोड़े से दूसरे एंगल से यहाँ पर दिया है चित्र को, उसी चित्र को कि अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे देखिए, आप ढाई द्वीप को देख रहे हैं। अब ये आ गया अपने पास ढाई द्वीप। अभी अपन जम्बू द्वीप का सब समझ चुके हैं। ये है जम्बू द्वीप। ढाई द्वीप में सबसे पहले जम्बू द्वीप दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद लवण समुद्र, जो हरे हरे रंग का दिखाई दे रहा है, वो लवण समुद्र है। फिर आगे चलिए, अब आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर हरा हरा रंग के जो पेड़ पौधे जैसे दिख रहे हैं, ये धातकी खंड द्वीप है। फिर आ गया काले रंग का जो दिख रहा है, वो कालोदधी समुद्र है। फिर ये पुष्करवर द्वीप आ गया उसके बाद। फिर आगे जो दिखाई दे रहा है वो पर्वत जैसा, वो मानुषोत्तर पर्वत है, उसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। तो अपन ने पुष्करवर द्वीप को आधा लिया है। ऐसे ये ढाई द्वीप आप देख रहे हैं, अच्छे से इसको समझ लीजिए। ढाई द्वीप ये कहलाते हैं। फर्स्ट में जम्बू द्वीप गोल में छोटा सा दिख रहा है, उसके बाद लवण समुद्र है, फिर उसके बाद धातकी खंड द्वीप है, फिर काले रंग का जो दिख रहा है वो कालोदधी समुद्र है, और फिर पुष्करवर द्वीप पूरा नहीं लिया है, आधा लिया है, क्योंकि वो पहाड़ आ गया और अपन को उस पहाड़ के पर्वत के बाद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य नहीं पाए जाते, तो कर्म भूमि भी नहीं होती है। इस अपेक्षा से अपन ने आधा लिया है। आगे समझेंगे अब थोड़ा सा। ये और आपको दिखाई दे रहा है ढाई द्वीप का ही कोई चित्र दूसरे एंगल में, और भी आपको समझ में आ जाए। अब अपन ने जो पहले समझा था कल बैठ कर के, कर्म भूमि किसे कहते हैं, कितने तीर्थंकर होते हैं, वो सारी चीज़ इसमें दी गई हैं। आपको ये वीडियो सेंड की जाएगी, आप समझ सकते हैं। अब इसमें विशेष चीज़ ये समझना है आपको यहाँ पर। हाँ, ये समझिए आप।
ये पूरा का पूरा कर्म भूमि जो 15 होती हैं उसका डिटेल में मतलब शॉर्ट में आप इस चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब मुझे इस चार्ट के बारे में मैं नहीं समझाऊंगा, आपको मुझे समझाना है कि चार्ट में क्या लिखा गया है। चलिए, कौन बताएगा इस चार्ट के बारे में डिटेल? मनीषा दीदी आप जुड़ी हैं क्या? चलिए, मीनाक्षी दीदी आप सब बताइए इस चार्ट में क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ है पूरा फुल। मीनाक्षी दीदी सुन पा रही हैं आप? हम्म। हम्म। फिर इधर कुल लिखा है वो उसका क्या मतलब है? हाँ, चलिए ठीक है, आपसे मैंने पूछा नहीं था, फिर भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपने बता दिया। चलिए पल्लवी दीदी आप बताइए इसी क्या अर्थ है इसका डिटेल में थोड़ा सा विशेष रूप से। म्यूट कर लीजिए। अरुणा दीदी क्या नाम है? इसके बारे में बताइए कि समझाइए इसको, ये चार्ट को समझाइए। बहुत सुंदर। तो ये आपने पहले से पढ़ रखा था कि अभी आया है आपको? अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि डबल हुआ है ना, ये सबसे अच्छी मेन पॉइंट ये है कि जम्बू द्वीप में जो व्यवस्थाएं हैं उससे डबल राहत की खंड में है। और सेकंड, पुष्करार्ध में भी डबल व्यवस्था होती पर आधा लेने के कारण से मात्र आधी ही व्यवस्था हो पाई है वहाँ पर। इस कारण से हमने ये समझ लिया कि जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है तो एक ही कर्म भूमि होगी। जम्बू द्वीप में विदेह भी एक ही है तो एक कर्म भूमि होगी। और ऐरावत क्षेत्र भी भरत जम्बू द्वीप में एक ही है। तो ऐसे करके भरत में एक, विदेह में एक और ऐरावत क्षेत्र में एक, कुल मिलाकर 3 कर्म भूमियाँ होती हैं जम्बू द्वीप में। फिर धात के खंड में 2 भरत हैं तो 2 भरत होने की अपेक्षा से कर्म भूमि भी 2 होंगी। 2 विदेह क्षेत्र हैं तो इस अपेक्षा से वहाँ पर कर्म भूमि भी 2 होंगी। और 2 ही ऐरावत क्षेत्र हैं धात के खंड में तो कर्म भूमि भी 2 होंगी। यदि प्लस 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 करेंगे हम लोग तो 6 हो जाती हैं। वैसे ही पुष्करार्ध द्वीप में 2 भरत हैं तो 2 ही कर्म भूमि होंगी, 2 विदेह क्षेत्र हैं तो 2 कर्म भूमि होंगी और 2 ऐरावत क्षेत्र हैं तो 2 कर्म भूमि होंगी, टोटल करके 6 हो जाती हैं। अब यदि हम लोग ऐसे गिने कि जम्बूद्वीप की 3, धात के खंड की 6 और पुष्करार्ध की 6, तो भी टोटल 15 ही आता है। और यदि हम लोग ऐसे गिने कि जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र और जम्बूद्वीप, धात की खंड और पुष्करार्ध में भरत कितने कितने हैं, तो जम्बूद्वीप में 1 भरत है, धात के खंड में 2 भरत हैं, पुष्करार्ध में 2 भरत हैं, तो टोटल करके 5 भरत क्षेत्र हो जाते हैं। ऐसे ही विदेह क्षेत्र कितने हैं, तो जम्बूद्वीप में 1 विदेह है,
धात के खंड में 2 विधेय हैं, पुष्करार्ध में 2 विधेय हैं, तो टोटल 5 हो जाते हैं, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। और धात के खंड में भी एक अपने जम्बूद्वीप में 1 ऐरावत क्षेत्र है, धात के खंड में 2 ऐरावत क्षेत्र और पुष्करार्ध में भी 2 ऐरावत क्षेत्र हैं, टोटल मिलाकर 15। तो कहीं से भी गिन लीजिए 15 कर्म भूमि हमारे पास हो जाती हैं। अब हम लोग ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। इसके बाद एक पृष्ठ को और देखेंगे, उसके बाद अपन सारी चीज़ें समझ जाएंगे। हाँ, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? दिखाई दे रहा है चित्र आपको? हाँ, अब इसके बारे में कौन समझाएगा? रश्मि दीदी आप समझाएंगी क्या? नहीं आएगा, चलिए रेणु दीदी आप समझाएंगी। हाँ, नहीं फिर भी आपको पहले से तो इसका नॉलेज होगा, शायद नहीं होगा। आप अपने अनुसार बताओ। हाँ। राइट। किसको समझ में नहीं आया एक बार आप पूछ सकते हैं म्यूट करके, अनम्यूट करके, कि हमें इस चार्ट में समझ में नहीं आया। अपन ने अभी जो चार्ट समझा था वो चार्ट था, मतलब भेद नहीं किए थे अपन ने, मात्र सीधा सीधा समझ लिया था। पर अपन ने अब यहाँ पर भेद कर दिए। किसके भेद कर दिए? तो भरत क्षेत्र तो एक ही है, उसका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ऐरावत क्षेत्र भी एक ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। पर विदेह क्षेत्र इतना जम्बूद्वीप था कि वहाँ पर भरत जैसे 32 भरे बन सकते हैं, इसलिए वहाँ पर 32 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। तो 32 कर्म भूमियाँ होने के कारण एक भरत की जम्बूद्वीप संबंधी एक भरत 32 विदेह और एक ऐरावत, टोटल मिलाकर के कुल 34 कर्म भूमियाँ हो सकती हैं जम्बूद्वीप में भेद करने पर। ठीक है। फिर धात के खंड में उससे डबल व्यवस्था है, तो भरत की एक भरत की जगह 2 भरत हो जाएंगे। विदेह क्षेत्र 32 थे जम्बूद्वीप में, तो यहाँ पर डबल कर दीजिए 64 हो जाएंगे। फिर ऐरावत क्षेत्र एक ही था, पर यहाँ पर भेद कर देंगे तो 2 ऐरावत क्षेत्र, डबल कर देंगे तो 2 हो जाएंगे। टोटल प्लस करने पर धात के खंड के 68 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। वैसी पुष्करार्थ की सेम व्यवस्था है, जैसी धात की खंड की व्यवस्था है वैसी पुष्करार्थ की व्यवस्था है। तो जैसी धात की खंड में 68 थे वैसे ही पुष्करार्थ में भी 68 होंगे। अब इनको यदि हम लोग टोटल करेंगे 34, 68, 68, तो टोटल आएगा 170। ठीक है। यदि हम ऐसे भी करें कि भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का एक भरत, धात की खंड के 2 भरत और पुष्करार्थ के 2 भरत, तो टोटल आ गया 5। जम्बूद्वीप के विधेय 32, धात की खंड के विधेय 64, पुष्करार्थ के विधेय 64, टोटल मिलाएंगे तो 160 हो जाता है। फिर जम्बूद्वीप का ऐरावत 1, धात की खंड के ऐरावत 2 और पुष्करार्थ के ऐरावत 2, टोटल करेंगे 5। फिर 5 प्लस अपन जो 5
प्लस 160 प्लस 5 टोटल करेंगे तो 170 आ जाता है। इस प्रकार से 170 तीर्थंकर जो अपन ने कर्म भूमि समझी हैं, वही सेम व्यवस्था ये समझ के चलिए आप लोग कि अपने अ, जैसे अपन ने इसको समझा वैसे का वैसा सेम टू सेम अपना कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि में जितनी कर्म भूमियां हैं उतनी तीर्थंकर हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? कल अपन इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अपने पास अभी आज थोड़ा कम टाइम था, जो है 5 मिनट में उसका रिवीजन करेंगे। थोड़ा आज क्लास थोड़ी सी लंबी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब शीतल दीदी आप बताइए क्या समझ में आया, 170 कर्म भूमियाँ कैसे होती है? हाँ हाँ। हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, फिर भी बहुत बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है फिर भी आपका, कोई बात नहीं है। आगे से आपको हम्म, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रयास किया आपने। और म्यूट कर लीजिए। चलिए, कल आपका पेपर है और सब लोग तैयार हैं कि पेपर देने के लिए? थोड़ा सा हैंड रेस कर देंगे कौन कौन तैयार है। हाँ, कल पेपर होगा ठीक समय पर। पेपर पेपर यही टाइम रहता है दीदी, जो टाइम क्लास का है उसी टाइम पे पेपर होता है। 8 से 9 पेपर रहेगा। और शायद सुभाष भैया और हमारी सुरभि बहन ये दोनों मिलकर के पेपर लेंगे। शायद कल उपलब्ध हम ना रह पाए, हो सकता है। हम्म, अब वो दीदी तो वो तो कुछ ही नहीं कर सकते, उसका ऑप्शन कुछ नहीं है। पेपर तो एक ही समय चलेगा। चलिए, और बाकी सब आप लोगों के नोट्स भी थोड़ा सा व्यवस्थित तैयार करके, काफ़ी लोगों ने भेजे नहीं है, बहुत सारे लोगों ने भेजे भी हैं। और नोट्स में यदि कोई जानना हो तो बहुत सुंदर तरीके से पूर्वी दीदी ने भी बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार किए हैं। दिव्या दीदी आजकल शायद दिखने ही नहीं है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं। और भी काफ़ी लोगों ने तैयार किए हैं। सभी लोग नोट्स अच्छे से व्यवस्थित बना लें। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे, इसको बनाने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं। एक एक छोटी छोटी क्लिप बनाने में बहुत सारे। और उसको जब देखा जाता है, एक एक पिक देखी जाती है, तो कॉपीराइट ना आ जाए वीडियो डालने में आदि आदि। तो कम से कम आप लोग इतना प्रयास करें कि थोड़े नोट्स आप लोग बनाने में आपको 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। 15 मिनट आधे घंटा लगेगा, और आप उसमें भी आलस करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि हम लोग के 8 घंटे सब व्यर्थ जा रहे हैं। इसलिए आप लोग को इतना सोचना है कि जब हम लोग एक एक छोटी छोटी वीडियो सारी चीज़ों को संग्रह करने में 8 8 10 10 घंटे दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी कम से कम आधे घंटा निकाल कर
आधे एक घंटा निकाल कर व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाने का प्रयास करना है। कल इसका परसों रिवीजन करेंगे और फिर से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। हाथों को जोड़ेंगे और जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, हाँ, सात रहेंगे पर वो डबल डबल हो जाएंगे, तो कहने को सब टोटल डबल डबल हो जाएंगे। सात ही रहेंगे, नाम सबके साथ ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, पर ये बस डबल हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। चलिए, और कोई जिज्ञासा किसी की, कोई डाउट? हाँ, ढाई द्वीप के बाहर त्रियंच रहते हैं और कहीं कहीं पर रहते हैं वो भी। त्रियंच भी बहुत कम स्थानों पर पाए जाते हैं। बाकी सारे जितने भी समुद्र और द्वीप हैं वो सब ऐसे ही हैं, खाली हैं, मतलब सामान्य से प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। और देवी देवता आते रहते हैं, आकृतिम चैत्यालय वगैरह बने हुए हैं। जैसे नंदीश्वर द्वीप है तो वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहते, वहाँ तो मात्र चैत्यालय बने हैं, तो देवी देवता जाकर अष्टानिका में वहाँ के दर्शन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं इत्यादि। तो वैसे ही काफ़ी जगह पर चैत्यालय आदि बने हैं। मात्र लास्ट का जो स्वयंभू रमण समुद्र है वहाँ पर कुछ मनुष्यों का अस्तित्व, ऐसा त्रियंचों का अस्तित्व पाया जाता है। उसकी चर्चा अपन लोग कभी और बैठ करके करेंगे। बाकी मनुष्य कहीं नहीं पाए जाते ढाई द्वीप के बाहर। त्रियंच कहीं कहीं पर लास्ट के समुद्र में आदि है, स्वयंभू रमण में त्रियंच आदि का अस्तित्व पाया जाता है, पंचेंद्रिय त्रियंच। चलिए, और कोई जिज्ञासा? कैसा? हाँ, नहीं, नहीं, भरत और ऐरावत क्षेत्र का प्रमाण मान के चलिए आप। 25, 526 6 बटे 19 योजन है। भरत क्षेत्र का जो प्रमाण है वो 25, हाँ सॉरी, 526 6 बटे 19 योजन है मात्र। पर इससे 32 गुना अधिक बड़ा है विदेह क्षेत्र। ठीक है, जितना भरत क्षेत्र का प्रमाण है उतना ही प्रमाण है ऐरावत क्षेत्र का। पर विदेह क्षेत्र जो बीच में है वो इतना फैला हुआ है पूरब से पश्चिम तक कि उसका प्रमाण इतना बढ़ जाता है कि जो 526 6 बटे योजन का जो भरत क्षेत्र है, ऐसे 32 भरत क्षेत्र वहां पर बन सकते हैं, इतना बड़ा होगा। चलिए, और कहीं कुछ पूछना है? करते हैं, हाथों को जोड़ेंगे, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्द्य मानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे सभी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।